इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सबका स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम इंडियन पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विधेयक या बिल्स। बिल कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से एक विधेयक विधि बनता है, संसद में प्रथम द्वितीय तृतीय पाठन क्या होता है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, लोकसभा या राज्यसभा, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज इस वीडियो में। आपको बस एक काम करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्ट्रेस फ्री होकर देखना है और उसके बाद आप सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता से दे पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। संसद में विधेयक। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक संसद में लाया जाता है, उसके दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वो एक्ट बन जाता है यानी कि कानून बन जाता है। ये एक इसकी साधारण प्रक्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो विधेयक है उसे मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है हमारे संविधान में, जिनका नाम है साधारण विधेयक, जिसे आप ऑर्डिनरी बिल के नाम से जानते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब किस किस आर्टिकल में ये डील किया जाता है और उनकी क्या परिभाषा है वो देखते हैं। आर्टिकल 110 डील करता है धन विधेयक से। आर्टिकल 117 डील करता है वित्त विधेयक से। और जो बच्चे को पता है कि अनुच्छेद 368 डील करता है किससे, संविधान संशोधन विधेयक से। अब धन विधेयक की परिभाषा क्या है, तो संविधान में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें कर लगाना, कर कम करना, भारत सरकार द्वारा ऋण लेना, संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसे निकालना, ये सारा किस चीज़ में आता है, धन विधेयक में यानी मनी बिल में आता है। वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक धन विधेयक से थोड़ा सा अलग होता है कि आगामी वर्ष में यानी आने वाले वर्ष में अगर किसी नए प्रकार का टैक्स लगाना है, कर लगाना है या किसी कर में बदलाव करना है तो वो वित्त विधेयक में आता है। जब बजट की हम बात करते हैं उसमें इसको लाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक, जो हमारा संविधान है उसके किसी पार्ट में कुछ जोड़ना या बदलाव करना संविधान संशोधन विधेयक के थ्रू किया जाता है। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा अनुच्छेद 370 को हटाया गया, इसी तरह जीएसटी लाया गया। आप ये बताइए कि अनुच्छेद 370 को हटाना किस प्रकार का विधेयक था और कैसे कानून बना, वो किस कैटेगरी का है, जीएसटी किस कैटेगरी का है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अब साधारण विधेयक की क्या परिभाषा है, बाकी बचे हुए जितने भी प्रकार के विधेयक या बिल होंगे उन्हें रखा गया है साधारण विधेयक, मतलब पैसे से जुड़े हुए सारे निकाल दीजिए तो अब ये किस में आ जाते हैं, साधारण विधेयक में। अब प्रश्न उठता है कि जो बिल है ये कौन से सदन में ले जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में। तो अगर धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं है तो आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले लाया जा सकता है। एक में पास होगा तो दूसरे में चला जाएगा। दूसरा प्रश्न उठता है, अब भाई इसे पेश कौन करेगा, मतलब इसको कौन से सदस्य लाएंगे। तो इसमें भी सरकारी और गैर सरकारी 2 तरह के लोगों में बांटा गया है, कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं विधेयक। तो सरकारी और गैर सरकारी सदस्य कौन है, सरकारी सदस्य वो होते हैं जो मंत्री पद पर होते हैं, मतलब आपको पता है हर किसी को मंत्रालय या मंत्री पद नहीं दिया जाता, जो कोई मंत्री पद पर है उन्हें सरकारी कहा जाता है और बाकी सदस्यों को चाहे वो राज्यसभा चाहे लोकसभा के हों उन्हें गैर सरकारी कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी ला सकता है। दोनों को विधेयक लाने के लिए अलग अलग कंडीशन है जो हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। अब एक और प्रश्न उठता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो क्या होता है कि कोई भी जो वित्त विधेयक है, सारे वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं लेकिन सारे धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते। आप इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये है धन विधेयक और ये है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक ज़्यादा एरिया कवर करता है जबकि धन विधेयक कम एरिया कवर करता है, इसलिए सारे जो धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक होंगे लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि जब हम कोई भी विधेयक संसद में रखते हैं तो उनके रखने के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है, सरकारी और गैर सरकारी। मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यानी जो मंत्री, अगर कोई मंत्री पेश करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, जबकि मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या बोलते हैं, गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं।
इसके बाद सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों की नोटिस देना होता है। मतलब जब आपको विधेयक लाना है उसके 7 दिन पूर्व आपको अपने सदन में, आप चाहे लोकसभा के सदस्य हैं चाहे राज्यसभा के हैं और आप मंत्री पद पे हैं, आपको बताना पड़ेगा हम इस तरीके का विधेयक ला रहे हैं, 7 दिनों का नोटिस। तो प्रश्न आएगा कितने दिनों का नोटिस? 7 दिनों का। जबकि वही अगर गैर सरकारी सदस्य करेगा तो उसे 1 माह का नोटिस देना पड़ेगा, मतलब 1 मंथ का। कितना डिफरेंस है? इसको सिर्फ 7 दिन का देना है और इसको 1 महीने का नोटिस देना है। संसद द्वारा पारित होने की पूरी उम्मीद होती है किसकी? सरकारी विधेयक की। अगर कोई मंत्री रखेगा तो जाहिर सी बात है वो सत्तारूढ़ी दल का मंत्री होगा, प्रधानमंत्री उसके ही दल के नेता होंगे, तो उस दल का अगर कोई विधेयक है तो उसकी पास होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो पास हो जाएगा। जबकि जो गैर सरकारी सदस्य का विधेयक है उसकी पास होने की उम्मीद थोड़ा कम होती है। इसके अलावा सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। जो सरकारी विधेयक है वो सरकार की नीतियों को दिखाता है कि सरकार क्या करना चाहती है, उनकी क्या नीति है। जबकि अगर हम देखें गैर सरकारी विधेयक तो वो विपक्ष दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है, या वो समाज कल्याण के क्या करने चाहते हैं या उनकी क्या उम्मीद है, वो क्या करना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ को दर्शाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। सरकारी मतलब जो मंत्री कोई उपस्थित करता है, और गैर सरकारी जो कोई अनन्य सदस्य अगर रखता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि इसमें इनको 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है और इनको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। अब हम एक एक विधेयक को डील करेंगे डिटेल में, जिससे आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे और आपको मज़ा भी आए पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से दी गई है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा जो भी बच जाते हैं उन सबको लाया जाता है साधारण विधेयक में। आप देखते हैं तरह तरह के बिल आते रहते हैं संसद में। जीएसटी आया 370 को, अभी नागरिकता अधिनियम आया, ठीक है, फिर उसको बिल बना दिया जाता है। तो किस तरीके से अलग अलग विधेयक आते हैं, तो पैसों के अलावा जितने बचते हैं सबको साधारण विधेयक में डाल दिया जाता है। साधारण विधेयक को हम 5 चरणों से ये होकर गुजरता है। संसद में ये मुख्यतः 5 चरणों से होकर गुजरता है, जिसको हम प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, उसके बाद दूसरे सदन की कार्यवाही और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, इस प्रकार से जानते हैं और इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो साधारण विधेयक है प्रथम पाठन में क्या होता है, जिसे हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं, फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें रीडिंग नहीं होती है, बस इसका नाम है फर्स्ट रीडिंग या प्रथम पाठन। ये आपको पता है कि सदन में कोई भी साधारण विधेयक को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सरकारी गैर सरकारी कोई भी सदस्य ला सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, परमिशन लाके लाया होगा। इसके बाद क्या होगा, विधेयक उसका राजपत्र में प्रकाशित होना। जो सरकार होती है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, मतलब एक आधिकारिक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म, मतलब भारत सरकार की तरफ से उसे पब्लिश किया जाता है, तो उसे कहते हैं राजपत्र में प्रकाशित होना। कि पहले आप विधेयक को लिया है, अब उसे पब्लिश होगा। जब वो पब्लिश होगा और पब्लिश होने के बाद उसे सदन में रखा जाएगा, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जाएगा, तो उसको कहते हैं प्रथम पाठन। इसमें कोई रीडिंग नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, इसमें बस ये होता है कि आपने सूचित कर दिया, उसको छप गया भारत के राज्यपत्र पर और उसको सदन में रख दिया गया कि हम इस तरीके का विधेयक लाए हैं, उसी को कह दिया जाता है प्रथम पाठन। तो आप कीवर्ड से याद करेंगे, प्रस्तुतिकरण यानी कि उसको प्रेजेंट करना, और दूसरा राजपत्र में प्रकाशित करना, भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित करना, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय पाठन। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, सेकेंड रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी में ये पता चलता है कि उसको किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसी में बहस होती है। तो इसको 3 सब पार्ट में बांटा गया है। साधारण बहस की अवस्था, समिति द्वारा जांच और विचार विमर्श की अवस्था, मतलब 3 सब कैटेगरी बनाई गई हैं द्वितीय पाठन की। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। साधारण बहस की अवस्था, इसमें क्या किया जाता है, पहले चरण में ही वो संसद में ला दिया गया है, मतलब सदन में ला दिया गया है। मैं मान के चल रही हूँ कि हम मान लो लोकसभा में लेके आए हैं, तो क्या करेंगे द्वितीय पाठन में, अब क्या करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपी होगी, मतलब प्रिंट किया होगा तो बहुत सारी कॉपी होगी। इसमें जितने भी मेंबर हैं सबको एक एक कॉपी बांट दी जाती है, और उसका जो मूल विषय है, मतलब मेन टॉपिक है, उस पर ही चर्चा होती है। बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं होता, मतलब मेन जो टॉपिक है किस चीज़ पे है, जैसे 3 तलाक पे है तो उसका जो मेन टॉपिक है उस पर ही बात होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस पे बात होने के बाद भी इनके पास विकल्प होता है कि वो चाहें तो उसी वक्त उस पर बहस शुरू कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव संशोधन करने के लिए भेज सकते हैं।
सेकंड लेवल होता है इसी में समिति द्वारा जांच। अब क्या करते हैं कि जब पहले ही उसको ये मूल विषय को देख लिया गया, उस पर थोड़ी चर्चा हो गई लोकसभा में, तो अब इसको क्या करेंगे, समिति द्वारा जांच। चाहे आप लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा, दोनों में समिति होती है, मतलब संसद की समितियां आपने पढ़ा होगा, पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। तो प्रारूप समिति के पास भेजा जाता है। प्रारूप समिति वो क्या करते हैं, इसमें खंडवार रूप से विचार करते हैं, मतलब उसके पूरे टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं और उस पर विचार करते हैं। बस उसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो मूल विषय है उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वो उसे अच्छे से जांच करते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद वो वापस भेजते हैं। वापस भेजने के बाद अब क्या होता है, विचार विमर्श की अवस्था। अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में उसे संसद में, मतलब उसे दोबारा लाया जाता है। अब उस पर बहस होती है, उस पर चाहे विपक्षी दल है, जिसने भी रखा है, सब लोग उस पर अपने मतलब विचार व्यक्त करते हैं, बहस करते हैं। और अगर किसी बात पर सबकी सहमति नहीं बन रही तो उसमें संशोधन करना चाहे तो संशोधन भी किया जाता है, और संशोधन करने के बाद उसे प्रस्तुत किया जाता है। और सब, अगर वोटिंग होती है, सब लोग उसे मान लेते हैं तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो मतलब ये पूरा जो काम है वो किस में होता है, द्वितीय पाठन में। एक बार सिंपल फॉर्म में फिर से समझ लेते हैं, द्वितीय पाठन में क्या किया, सबसे पहले उसको रखा गया, साधारण चर्चा हुई, प्रारूप समिति के पास भेजा गया, उन्होंने जांच करी, वापस दिया। अब विचार विमर्श हुआ, बहस हुई, अगर कोई संशोधन की ज़रूरत है तो किया गया, और उसके बाद उसे फिर तृतीय पाठन के लिए भेजा जाता है। तृतीय पाठन में क्या होता है, इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। मतलब इसमें वोटिंग होती है कि आपको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। अगर आपने पार्लियामेंट की चर्चा देखी होगी या वोटिंग देखी होगी तो देखा होगा, उसमें जो स्पीकर होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं वो बोलते हैं, जिसको एक्सेप्ट करता है वो वाई बोले, यस बोले, जो नहीं करता वो नो बोले। तो उसमें वोटिंग होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो अगर आपने देखा होगा इसमें स्वीकार और अस्वीकार वोटिंग होती है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब जो तृतीय पाठन है इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, बस इसे स्वीकार और अस्वीकार, जैसे ही इस यहाँ पे वोटिंग होती है स्वीकार कर लिया जाता है तो ये भेज दिया जाता है अध्यक्ष द्वारा, पूरा इस पर डिसीजन लिया जाता है, उसे भेज दिया जाता है अगले सदन में। फिर अगले सदन में क्या होता है वो देखते हैं। दूसरे सदन में विधेयक पहले सदन में पास हो गया, हमने माना था कि लोकसभा में था, अब पहुंच गया राज्यसभा में। तो राज्यसभा में अब क्या होगा, फिर से वही होगा, दूसरे सदन में विधेयक का प्रथम द्वितीय तृतीय पाठन। अब मैं लोकसभा बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि हर विधेयक लोकसभा में पास होगा, पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वाइस वर्सा है, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो अब इसमें भी प्रथम द्वितीय तृतीय पाठन होगा। इसके बाद इनके पास क्या होगा, इनके पास 4 विकल्प होते हैं कि विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन के पास भेज दिया जाए, मतलब जिस कंडीशन में लोकसभा ने पास किया है उसी टर्म कंडीशन को मानते हुए वोटिंग हो और ये लोग पास कर दें और वापस सदन में भेज दें, दूसरे सदन के पास, पहले सदन के पास, फिर राष्ट्रपति के पास जाए, हस्ताक्षर हो और वो बिल बन जाए। दूसरा कंडीशन है विधेयक को संशोधन के साथ पारित कर प्रथम सदन को विचारार्थ के लिए भेज दिया जाए, मतलब कुछ टर्म और कंडीशन में चेंजेस करें कि हम ये संविधान में संशोधन चाहते हैं, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स में संशोधन चाहते हैं, वो संशोधन किए जाएं, उसके बाद वापस प्रथम सदन को भेजा जाए कि आप भी इन चीज़ों पे संशोधन के साथ अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा और बिल बन जाएगा। थर्ड कंडीशन होता है कि विधेयक को अस्वीकार कर दें, मतलब एक्सेप्ट ही ना करें, अस्वीकार कर दें, फिर तो वही बात खत्म हो जाती है, फिर हो सकता है दोबारा से वो बिल कभी लाया जाए तो दोबारा से पेश हो, यहाँ पे तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद चौथी कंडीशन होती है विधेयक को बिना कार्यवाही लंबित कर सकते हैं, मतलब बिना कोई कार्यवाही किए उसे कई सालों तक या कुछ समय तक वैसे ही छोड़ दे। जैसे इसका उदाहरण देख सकते हैं कि जो लोकपाल बिल है कई बार लाया गया और एक बार उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, 2013 में लाया गया और जाके 2019 में वो पास हुआ। इस तरीके से कई बार बहुत सारे जो बिल होते हैं वो बनने के लिए, कई बार बहुत सारे जो विधेयक होते हैं विधि बनने के लिए सालों लग जाते हैं, क्योंकि एक सदन से दूसरे सदन में वो पास नहीं हो पाता। तो इसमें आपने देखा कि जो स्टार्टिंग की 2 कंडीशन थी उसमें तो बहुत से चांसेस हैं कि वो पास हो जाए, लेकिन बाद की 2 कंडीशन में कोई भरोसा नहीं होता कि कब तक वो पास हो। इसके बाद चलो दूसरे सदन में भी पास हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। अब राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, तब तो वो बन जाता है बिल। जैसे हमने देखा 370 अनुच्छेद 370 संविधान संशोधन के तहत किया गया। इसी तरह GST लाया गया, नागरिकता अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो ये सारे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए।
अब इसके अलावा अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते तो राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वे विधेयक को स्वीकृति दे दें। स्वीकृति देने का मतलब क्या है कि उन्होंने साइन कर दिया और वो एक्ट बन गया, ठीक है, बिल बन, अब पूरी तरीके से वो क्या बन गया, कानून बन गया। दूसरा क्या करते हैं, स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि वो बिना बताए कि उन्हें कब तक इसको रखेंगे, उसको चुपचाप वैसे ही छोड़ दें। ऐसा इसलिए राष्ट्रपति कर सकते हैं कि हो सकता है किसी बिल को बहुत हड़बड़ी में लाया गया हो और पास कराकर भेज दिया गया हो या असंवैधानिक हो, वो तो रोक लगाने के लिए वो अपने पास पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर अनिश्चित काल के लिए उसको अपने पास रोक सकते हैं, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता उस पर, ठीक है। तो इसमें फिर वो वहीं रुक जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। तीसरा उनके पास होता है पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा दें। अगर वो चाहते हैं कि ये जल्दबाजी में लाया गया है तो वो वापस भेज सकते हैं कि आप इस पर दोबारा विचार करिए फिर भेजिए। अब थर्ड कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में तो पास हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में जब तक वो कुछ नहीं करते तब तक वैसे ही पड़ा रहेगा। थर्ड कंडीशन में क्या है कि अगर वो पुनर्विचार के लिए देते हैं, फिर से लोकसभा राज्यसभा उसे पास करके राष्ट्रपति को भेजती है, तब उनके पास कोई पावर नहीं होती, तब वो बाध्य हैं कि उनको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यानी पुनर्विचार करने के बाद जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं कि उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एक सामान्य विधेयक, यानी जो सामान्य विधेयक है वो किस तरीके से विधि बनता है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसे हमने पूरी तरीके से समझा। इसके बाद अब बचता है धन विधेयक और वित्त विधेयक। हम उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट डील करेंगे, मतलब पूरा एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर हम एक साथ सारे विधेयक को पढ़ेंगे तो अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम धन विधेयक वित्त विधेयक क्या है उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला वीडियो है हमारे चैनल पे यूपीएससी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो ज़रूर देखें। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।